तो जो कर रहे हैं केमिस्ट्री, ये जो कंसेप्चुअल है, प्लीज कंफर्म। के बाद आपको हम शेड्यूल तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कहते हैं कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। ठीक है, आप जब क्लास 11 में जाते हो, क्लास 10 तक तो आपका नॉलेज हो। आपका बुक दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है आपका इनऑर्गेनिक, है ना। एक होता है आपका इनऑर्गेनिक और एक होता है आपका ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो आपका कार्बन कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो वो ब्रांच है ना, केमिस्ट्री का वो ब्रांच जहाँ हम लोग कार्बन को पढ़ते हैं, उसके यौगिक को पढ़ते हैं, मतलब उसके कंपाउंड को पढ़ते हैं, राइट। उस ब्रांच को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। चलिए, अब क्योंकि कार्बन के बारे में बात हो रहा है, या तो हम लोग कार्बन को ही समझने वाले हैं डिटेल में, तो कार्बन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? एनीवन? कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है किसी को? एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। और कार्बन का मास नंबर कितना होता है? कार्बन का मास नंबर कितना होता है? मास नंबर होता है 12। ठीक है। और आपको हम पढ़ा रखे हैं, जो आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताए थे, है ना, जो आपको हम पढ़ाए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आपको बताए थे कि किस तरह आप किसी भी एलिमेंट के मास नंबर और एटॉमिक नंबर को दिखाते हो, है ना। तो वही यहाँ पे करेंगे हम लोग। ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, तो कार्बन का मास नंबर कहाँ पे होगा? यहाँ पे लिखाएगा। एटॉमिक नंबर कहाँ पे लिखाएगा? यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कार्बन है, कार्बन का ये क्या आपका एटॉमिक नंबर, दिस योर एटॉमिक नंबर एंड दिस योर मास नंबर, दिस योर मास नंबर। ठीक है, ठीक है। चलो, इसके अलावा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी होता है। और कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 2 और 4, 2 और 4। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। वेट अ मिनट। अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता क्या है। तो किसी भी कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, आपको पता है ना। सपोज मान लो कि हम बात करें कार्बन के बारे में, कार्बन के बारे में बात करें, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। एटॉमिक मास नंबर कितना है? 6। 6 है। तो आपको ये पता है कि किसी भी कंपाउंड में जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। मतलब यहाँ से अगर सवाल आता है कि ये बताओ कि कार्बन का प्रोटॉन कितना है, कितना प्रोटॉन है, तो 6 है। ठीक है, इसके बाद अगर सवाल आता है कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 है। सब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रखे हैं। ठीक है, यहाँ से आप न्यूट्रॉन निकाल लोगे, यहाँ से आप न्यूट्रॉन निकाल लोगे, दैट इज 12 - 6, 12 - 6 = 6। ये पीछे हो गया आपका, ये पीछे हो गया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन आपका 6 आया, जो आपका इलेक्ट्रॉन 6 आया, ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताए थे कि इस टाइप से बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। इस टाइप से क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, है ना। हर ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? हर ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। ठीक है, ओके। भैया ज्योग्राफी पढ़ाइए प्लीज। ज्योग्राफी तो चल रहा है ना राधे? ज्योग्राफी चल रहा है, परमाणु पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है ना। चलो, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कार्बन के बारे में। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे भी ध्यान दो, राइट। जो भी आपका डाउट्स को बाद में बताना, आई विल टेक योर डाउट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में। हम ये बोले हैं कि कार्बन जो है, कार्बन उसके यौगिक, जहाँ पे जिस ब्रांच में हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड, दैट इज कार्बन उसके यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन के बारे में, तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? आपका 12 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है आपका 2 और 4, 2 और 4। ठीक है, आपको पता है कि अगर कार्बन का कार्बन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 6 है, तो प्रोटॉन भी 6 होगा। प्रोटॉन 6 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, न्यूट्रॉन भी 6 होगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग अलग अलग ऑर्बिट में अरेंज कर देंगे। और ये जो अरेंजमेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है, जो शेल था, जो ऑर्बिट आपको दिखाए थे, इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग अलग अलग शेल पे, अलग अलग ऑर्बिट पर अरेंज करते हैं, उस अरेंजमेंट की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अरेंज जो करते हैं हम लोग किसके ऊपर? ऑर्बिट के ऊपर, या फिर बोलो एनर्जी लेवल के ऊपर, बोलो शेल के ऊपर, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, अब कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। अब इस 6 को हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में अरेंज करेंगे, है ना। आपको पता है कि अलग अलग ये होते हैं, क्या बोलते हैं? शेल होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, के सेल, एल सेल, एन सेल, एम सेल, इसके नाम होते हैं, है ना। जो सबसे जो फर्स्ट सेल होता है, जो फर्स्ट सेल होता है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। ठीक है, जब मान लो के सेल है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन बैठे तो बचा कितना? 4 बचा, है ना। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गए तो कितना बचा? 4 बचा। अब ये चार जो इलेक्ट्रॉन है, ये अलग ऑर्बिट में बैठेंगे, इस एल ऑर्बिट में बैठेंगे, तो एल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ गए? 4 बैठ गए, 4 बैठ गए। ठीक है, मतलब कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा हुआ? वो ऐसा हुआ कि अंदर में क्या है? 2 है और बाहर में क्या है? 4। अंदर में क्या है? 2 है और बाहर में क्या है? 4 है। इनर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है? आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है। के सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट, है ना। इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, लक्ष्य चौहान, आपको प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स नहीं दिखेंगे भाई। ठीक है, ये लेक्चर हो रहा है, ये लेक्चर लाइव कर रहे हैं हम लोग। ये पेड लेक्चर है, बट इसको हम लाइव कर रहे हैं। इसके बाद ये लेक्चर जो है बंद हो जाएगा, ये आपको एप्लीकेशन में मिलेगा सीधे से। ठीक है, अब यहाँ पढ़ लो। जो भी आपका डाउट है हम बोले हैं लास्ट में लेंगे। ठीक है, जो भी आपका डाउट है हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, यहाँ पे ध्यान दो। स्पैम करोगे ब्लॉक हो जाओगे, राइट। वही समझो, है ना। रिदम खराब ना करो, एक बार समझ लो कुछ बता रहे हैं, वो एटलीस्ट वो टॉपिक समझ लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन करो, है ना। अगर क्लास के लास्ट में एटलीस्ट टॉपिक के लास्ट में क्वेश्चन करो। फिर समझ लो हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका 2 और 4 होगा, 2 और 4 होगा। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको जब हम लोग अरेंज करते हैं, उस अरेंज करने का तरीका को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये अरेंज कैसे होता है? अरेंज जो है वैसा होता है कि सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट वहाँ पे क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा। बचा कितना? 4 बचा, 4 जो उसके बाहर बैठ गया। तो के शेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन और आपका जो एल सेल उसमें आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन। तो बाहर कौन बैठा है? 4 बैठा है, बाहर कौन बैठा है? 4 बैठा है। जो बाहर बैठा है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बाहर बैठा है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब भी केमिस्ट्री में आपके सामने जो वर्ड है वैलेंस या वैलेंसी, समझ जाना कि बाहर बैठा हुआ है, वो बाहर बैठा हुआ ऑर्बिट है। ठीक है, वो वॉचमैन है। ठीक है, बाहर बैठा हुआ, क्लियर है? चलिए, ओके, हाँ क्लियर है ना।
ओके। अब कार्बन के आउटर मोस्ट चेन में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यही 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यही 4 इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे कार्बन के आसपास जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं यही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे देखो आप, ये मान लो कार्बन है और इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। उसका वैलेंसी कितना है? 4 है। इसका वैलेंसी कितना है? 4 है। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर बोलते हैं टेट्रा वैलेंट। टेट्रा वैलेंट, टेट्रा वैलेंट। ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब बस कंसेप्चुअल चीजें हैं। ठीक है, ये सब बस कंसेप्चुअल चीजें आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये सब इसलिए ताकि आपको आगे जो है समझ में आ सके कुछ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना कार्बन जो है, ध्यान रखना कार्बन जो है हमेशा टेट्रावैलेंट बॉन्ड हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। जो आपका कार्बन है इट ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है, कार्बन जो है हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, राइट। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो होता है जो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बनता है। इस यूनिवर्स में हर जगह आपको कार्बन कंपाउंड मिल जाएंगे। ठीक है, इस पूरे ब्रह्मांड में आपको हर जगह कार्बन कंपाउंड मिल जाएंगे। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर? क्या रीजन है? पहला रीजन ये है टेट्रा वैलेंसी, और दूसरा रीजन ये है कैटेनेशन। कैटेनेशन, टेट्रा वैलेंसी आपको बताएं टेट्रा वैलेंट क्या होता है बॉन्ड, या आपको बताएं टेट्रा वैलेंसी क्या होता है। इस टाइप के स्ट्रक्चर बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? तो कार्बन खुद को जोड़ के एक लंबा चेन बना लेगा। अगर कार्बन इस टाइप से खुद को जोड़ते हुए एक लंबा चेन बना ले, इसको बोलते हैं हम लोग कैटेनेशन। इसको बोलते हैं कैटेनेशन। ठीक है, कार्बन को जोड़ के एक लंबा चेन डाल इसको बोलते हैं कैटेनेशन। ठीक है, ये चेन कैसा होता है? ये चेन साइक्लिक हो जाएगा, है ना। ये चेन बेसिकली ब्रांच इस टाइप से ब्रांच हो जाएगा, इस टाइप से ब्रांच हो सकता है, इस टाइप से ब्रांच हो सकता है, हाँ, या इस टाइप से साइक्लिक हो सकता है, इस टाइप से साइक्लिक हो सकता है, हाँ, या स्ट्रेट हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है। किसी भी तरह से कार्बन को जोड़े और जोड़ के एक लंबा चेन बनाने लग जाए उसे बोलते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एलेट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, एलेट्रोप ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो है, जो कार्बन है तुमको एक से ज्यादा फॉर्म में मिलता है, और जब कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में मिलता है इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलोट्रॉप। सबसे पहले बात करते हैं एलोट्रॉप क्या होता है। एलोट्रॉप क्या होता है? तो कोई भी एलिमेंट अगर एक से ज्यादा फॉर्म में मिल रहा है, तो कार्बन जो है तुमको डायमंड फॉर्म में मिलता है, कार्बन तुमको ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है ना। कार्बन जो है तुमको क्या बोलते हैं, कार्बन 92 के फॉर्म में मिलता है, कार्बन तुमको 60 फॉर्म में मिलता है। मतलब ऐसा एलिमेंट जो तुमको अलग अलग फॉर्म में दिखाई दे रहा है, अलग अलग फॉर्म में मिल रहा है, ऑब्टेन हो रहा है, उसको बोलते हैं एलोट्रॉप, उसको बोलते हैं एलोट्रॉप। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, राइट। तो ध्यान रखना द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स व्हिच डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नोन एज एलोट्रॉप। ठीक है, राइट। एक ऐसा एलिमेंट जो आपको अलग अलग फॉर्म में मिल रहा है और हर फॉर्म का अपना अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है, हर फॉर्म का अपना अलग केमिकल प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं एलोट्रॉफी। एलोट्रॉफी, तो यहाँ पे कार्बन के एलोट्रॉफी को पढ़ने वाले लोग, कार्बन के बहुलक को पढ़ने वाले। एलोट्रॉफी को हिंदी होता है बहुलक, है ना, बहुलक होता है, राइट। यहाँ पे लोग कार्बन के एलोट्रॉफी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है आपका डायमंड। सबसे पहला क्या होता है? डायमंड। आपको पता है कि डायमंड जो है ये एक तरह का कार्बन होता है। ठीक है, अगर डायमंड के कंपोजिशन को देखा जाए तो इसमें सिर्फ कार्बन ही मिलेगा आपको। ठीक है, अगर तुम डायमंड के अगर तुम कंपोजिशन को देखो तो इसमें तुमको सिर्फ कार्बन ही मिलेगा। ठीक है, वही डायमंड जो तुमसे डिमांड किया जाता है, वही डायमंड जो तुम दे नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि बेरोजगार हो। क्यों? क्योंकि पढ़ नहीं पाते हो। क्यों नहीं पढ़ पाते हो? बिकॉज उल्टे सीधे स्पैम करते हो क्लास के दौरान। ठीक है, तो रिजल्ट नहीं आता तो क्लियर नहीं होता पेपर क्लियर नहीं होता तो फिर जॉब नहीं लगती है, तो फिर क्या होते हो? डिमांड को फुलफिल नहीं होता है, डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते हो, है ना, और फिर कट जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो ये वही डायमंड है। इस डायमंड के बारे में कुछ बात जान लो। इसका कंपोजिशन जो है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन मिलेगा। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है, बुझा रहा है? चलो, अच्छा, यही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है, यही रीजन है कि डायमंड इतना हार्ड है। ठीक है, यही रीजन है कि डायमंड जो इतना हार्ड होता है। ठीक है, ध्यान रखना डायमंड इज द हार्ड स्ट्रक्चर इन नेचर। डायमंड जो है नेचर का सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इतना हार्ड होता है कि पहाड़ काटने में भी डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। यस, यू गॉट इट राइट। पहाड़ को काटने में भी डायमंड का इस्तेमाल होता है, डायमंड को काटने के लिए भी डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सर डायमंड चाटने से मृत्यु होती है क्या? सुना है एक बार। देखो बेटा, उसके लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद डायमंड को जॉब देना पड़ेगा, फिर डायमंड खरीदना पड़ेगा, फिर चाटना पड़ेगा, और चाट के फिर बनाना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया की उस प्रक्रिया से गुजरने का जो पहला पड़ाव है वो ये है कि पढ़ाई कर लेना, बाद में चाट लेना। ठीक है, अब मर जाओ तो बताना। चलिए, इसके अलावा ध्यान रखो कि डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कहा गया? नहीं है क्या? चलो ठीक है। डायमंड जो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? बिकॉज काफी कॉम्पैक्ट है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड फॉर्मेशन बना रहे हैं। यहाँ पे देखो, तुम डायग्राम में देखो, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सबके सब तो बॉन्ड बना लिए हैं। बॉन्ड बना लिए तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी को संचालित नहीं कर पाएंगे, ये विद्युत को संचालित नहीं कर पाएंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो डायमंड के बारे में ध्यान रखना कुछ बात। पहला, तुम उसको खरीद नहीं सकते हो क्योंकि बेरोजगार हो, क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहे हो। दूसरा बात ये कि ये जो है इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं ना कहीं बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो फ्री नहीं होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। मतलब ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, इनके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो सिर्फ कार्बन होता है इनके कंपोजिशन में, सिर्फ कार्बन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ग्राफाइट के बारे में। ये तो खरीद सकते हो। ठीक है, ग्राफाइट खरीद सकते हो तुम लोग, है ना। चलिए ग्राफाइट के बारे में बात करें, ग्राफाइट के बारे में बात करें तो ये भी कार्बन से ही बनता है, ये भी कार्बन से ही बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे डायमंड मांगा जाए और तुम पेंसिल का नोक ही जो तोड़ के दे दो, ग्राफाइट दे दो, और बोलो दोनों डायमंड से तो बनता है। 19-20 का फर्क तो है, दोनों सेम ही चीज है, इसमें और उसमें बस 19-20 का ही तो फर्क है ना। तो बाबा टिल्लू आपको मारेंगे। तो ग्राफाइट जो है ये कार्बन से ही बनता है। ठीक है, और डायमंड भी कार्बन से ही बनता है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं। ठीक है, दोनों को हम चलाएंगे। जो आपका ग्राफाइट है, सपोज आपको डायमंड मांगा गया, आप ग्राफाइट ले गए और कन्वेंस करने के लिए क्या बोल दिए? कन्वेंस करने के लिए बोल दिए देखो ऐसा है ना कि डायमंड जो है ये भी कार्बन से बनता है, ग्राफाइट भी कार्बन से बनता है। डायमंड जो है इसके अंदर भी कार्बन है, इसके अंदर भी कार्बन है। डायमंड को जलाओगी तब भी CO2 निकलेगा, और ग्राफाइट को जलाओगी तब भी CO2 निकलेगा। ठीक है, इतना सुनने के बाद सब आपको जला दे। क्यों? क्योंकि दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस हैं, दोनों के केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस हैं, बहुत डिफरेंस है। डायमंड बहुत हार्ड होता है, उसको हार्ड पसंद है, मतलब डायमंड है ना स्ट्रक्चर, और ग्राफाइट जो है बहुत सॉफ्ट होता है, राइट। तो उसका डिमांड था हार्ड, तुम सप्लाई किए सॉफ्ट, है ना, तो वहाँ तो लड़ाई होना ही है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंस होते हैं दोनों में। ठीक है, दोनों के बीच बॉन्डिंग अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर आप ग्राफाइट के स्ट्रक्चर को देखो, अगर तुम ग्राफाइट के स्ट्रक्चर को देखो वो थोड़ा सा हेक्सागोनल होगा, उसका स्ट्रक्चर जो है कैसा होगा? हेक्सागोनल होगा, कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का होगा, ये
ये, है ना? राइट? तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है इसका ग्रेफाइट का, दैट इज़ हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, ठीक है? तो कुछ ऐसे ही शीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे ही शीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कुछ ऐसा शीट होता है, लंबा शीट होता है जो एक दूसरे से जुड़ा होता है। जुड़ता किससे है? एक फोर्स से। कौन सा फोर्स? वैन डर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स? वेंडर वॉल फोर्स, वेंडर वॉल फोर्स, जो कि बहुत ही वीक फोर्स है नेचर का, जो कि नेचर का बहुत ही वीक फोर्स है, ठीक है? और यही कारण है कि जो ग्राफाइट है वो इतना सॉफ्ट है, वो इतना सॉफ्ट है, ठीक है? क्लियर है? तो ग्राफाइट और डायमंड के बीच का डिफरेंस क्लियर है? क्लियर है क्या? हम्म, क्लियर है? चलो, अब बात करते हैं ग्राफिन के बारे में। अब बात करते हैं ग्राफिन के बारे में। ध्यान रखना, ये सब जो है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, चाहे वो ग्राफाइट हो, चाहे आपका डायमंड हो, सब एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। अब बात करते हैं ग्राफिन के बारे में। ग्राफिन भी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। ये क्या होता है? जो सिंगल लेयर ऑफ ग्राफाइट होता है ना, जो सिंगल लेयर ऑफ ग्राफाइट होता है, ठीक है? ये भी आपका डायमंड और ग्राफाइट की तरह कार्बन का एलोट्रॉप है। दिस इज ऑल्सो द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये भी कार्बन का ही बहुलक है, एलोट्रॉप है, राइट? लेकिन ग्राफाइट जो है उसका बहुत सारा शीट था जो कंबाइन था। ग्राफाइट में क्या था? बहुत सारा शीट था जो कंबाइन था, लेकिन उसका सिंगल शीट जो होगा, ग्राफाइट का जो सिंगल शीट होगा, उसको बोलेंगे ग्राफीन, उसको बोलेंगे ग्राफीन। द सिंगल शीट ऑफ ग्राफाइट इज नोन एज ग्राफीन, ग्राफीन, ठीक है? चलो, इसके बाद आगे बात करते हैं कार्बन नैनोट्यूब के बारे में। कार्बन नैनोट्यूब, अब क्या जो आपका ग्राफीन था, यहाँ पर ग्राफीन था ना, यहाँ पर ग्राफीन था, यहाँ पर ग्राफीन था। अब ग्राफीन को क्या करो? रोल कर दो। ग्राफीन क्या करो? रोल कर लो, ठीक है? रुकना जरा, एक मिनट रुकना जरा। हम्म, तो ग्राफीन का रोल करो। जब ग्राफीन को रोल करोगे, सपोज मान लो आपने कुछ जेरॉक्स करने के लिए ले गए हो, है ना? आपको जेरॉक्स करने के लिए ले गए हो, तो जेरॉक्स करने के बाद उसको आप रोल लाते हो ना, जिस टाइप से पेपर को आप रोल लाते हो, सेम वैसे ग्राफीन को रोल कर लो। तो क्या बोलते हैं उसको? कार्बन नैनो ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कार्बन नैनो ट्यूब बोलते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब इज शीट ऑफ ग्राफीन रोल्ड इन अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग C60 के बारे में। C60 क्या है? C60 जो है आपका बक मिनिस्टर फ्लोरेंस है। C60 क्या है आपका? बक मिनिस्टर फ्लोरेंस है ना? अब ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये एक सिंगल स्टेट ऑफ कार्बन एटम्स होता है। एक सिंगल स्टेट ऑफ कार्बन एटम्स होता है। सिंपल है, ऐसे जान लो कि ये क्या होता है? आपका एक कार्बन का एलोट्रॉप है, एक कार्बन का एलोट्रॉप है, राइट? इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग बने होते हैं, ठीक है? जो मिल के एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको आप बकी बॉल बोलते हो, इसको आप बकी बॉल बोलते हो, इसको आप फ्लोरेसेंस बोलते हो, ठीक है? जानवी sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता एग्जाम में, वो आपके 12th के सिलेबस का पार्ट है, या फिर क्लास 12 के सिलेबस का पार्ट है, वो आपके एग्जाम में नहीं आता, ठीक है? चलिए, तो बक मिनिस्टर फ्लोरेंस क्लियर है? 360, राइट? 360 क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है कितने होते हैं? 60 होते हैं, 60 होते हैं। और इसमें बहुत सारे हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग बने होते हैं। ये सब मिलकर एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक फुटबॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखने में लगता है फुटबॉल इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, राइट? जिसको आप बकी बॉल बोलते हो, उसको फ्लोरेसेंस भी बोलते हो, ठीक है? कैट्स बोले रावण गए क्या? हाँ, रावण गए हैं, रावण गए, तुम्हारी अम्मा का मुंह ना खुलवाओ, ठीक है? शांति से पढ़ लो, ठीक है? चलो, अब बात करते हैं नैनो ट्यूब के बारे में। नैनो ट्यूब के बारे में बात करते हैं। नैनो ट्यूब क्या है? नैनो ट्यूब अगर बकमिस्टर फ्लोरेंस जो है, ये आपका बकमिस्टर फ्लोरेंस था, दैट इज 60, ठीक है? ये आपका बकमिस्टर फ्लोरेंस है, दैट इज 60 है। इसको अगर आप अटैच करते हो, है ना? इसको अगर तुम अटैच करते हो इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हम लोग नैनो ट्यूब, ठीक है? क्लियर है? ये आपका क्या था? बकमिस्टर फ्लोरेंस था, इस टाइप से बॉल की तरह, है ना? फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर था बकमिस्टर फ्लोरेंस का। इसको आप अटैच कर देंगे किसके साथ? नैनो ट्यूब के साथ, नैनो ट्यूब के साथ, राइट? तो इसी को बोलेंगे हम लोग नैनोबट, इसी को बोलेंगे नैनोबट, इसी को बोलेंगे नैनोबट। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे लॉन्च रेट के बारे में। लॉन्च रेट, ये क्या है? ये भी एक तरह का एलोट्रॉप है, ये भी एक कार्बन का एलोट्रॉप है ना? हेक्सागोनल डायमंड कहते हैं इसको, ठीक है? ध्यान रखना, इसको हम लोग हेक्सागोनल डायमंड भी कहते हैं। हेक्सागोनल डायमंड, हेक्सागोनल डायमंड, ठीक है? इसको हम लोग हेक्सागोनल डायमंड बोलते हैं, क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछता है कि इनमें से कौन सा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन नहीं है। तो टोटल 7 एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होते हैं, टोटल 7 एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होते हैं। पहला आपका है डायमंड, पहला कौन सा है? डायमंड है। दूसरा कौन सा है? ग्राफाइट है, ग्राफाइट है। तीसरा कौन सा है? ग्राफीन है, ग्राफीन है। चौथा कौन सा है? बताओ? कार्बन नैनो ट्यूब ना, कार्बन नैनो ट्यूब, नैनो ट्यूब। पांचवा कौन सा है? C60, है ना? छठा कौन सा है? छठा कौन सा है? नैनो ट्यूब, नैनो ट्यूब। और सेवंथ वन कौन सा है? लॉन्च डेट, क्लियर है? ओके, चलिए, यहाँ तक क्लियर ना? यहाँ तक क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है? वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन के साथ कार्बन भी ऐड हो जाए, उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है? इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, दोनों हाइड्रोजन क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही ऐड हो जाए तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, ध्यान रखना, दो तरह का होता है। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा क्या होता है? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है? जो सैचुरेटेड है, जो आपका सैचुरेटेड है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एल्केन्स, इसको बोलेंगे एल्केन्स, इसको बोलेंगे एल्केन्स, ठीक है? वो हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है? दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, इस तरह से। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, वो आपका क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CnH12+2। और दूसरा आपका है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बोलेंगे जिसमें कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना? यहाँ पे कार्बन के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड होगा, अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो बोलेंगे एल्कीन, क्या बोलेंगे? एल्कीन, एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो बोलेंगे एल्काइन, एल्काइन। समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड बन रहा है तो बोलेंगे एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो बोलेंगे एल्काइन, ठीक है? ओके, चलिए, ध्यान रखना यहाँ तक, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं, समझ समझ के पढ़ते रहो। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जब भी कार्बन और हाइड्रोजन मिक्स हो जाए बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है? कार्बन और हाइड्रोजन मिक्स हो जाए तो बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। ये दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के बारे में बात करें तो सैचुरेटेड को हम लोग एल्केन बोलते हैं, ठीक है? सैचुरेटेड क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है,
अनसैचुरेटेड में दो चीज होता है, पहला अगर दो कार्बन का बॉन्ड बन रहा हो और दूसरा अगर 3 कार्बन का बॉन्ड बन रहा हो, 2 कार्बन का बॉन्ड है तो एल्कीन और 3 कार्बन का बॉन्ड है तो एल्काइन एल्काइन राइट। सब समझ में आ गया एल्केन्स और एल्काइन में डिफरेंस होता है ना, चलो बढ़िया ओके। तो जो आपका अल्काइन है, अल्कीन जो है इसका जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो क्या होता है आपका CnH2n CnH2n। और आपका अल्काइन अल्काइन होता है, आपका अल्काइन होता है इसका जनरल फॉर्मूला क्या है आपका CnH2n-2 ठीक है। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा बट सिर्फ आपको बता देते हैं ठीक है। अच्छा सवाल यहाँ पर सर ये एन क्या लिख रहे हो, यहाँ भी आप फॉर्मूला में लिखो, यहाँ पे फॉर्मूला में लिखो, यहाँ पे एन क्या है, एन क्या है तो एन इज नंबर ऑफ कार्बन। फॉर्मूला जो आपका एन दिख रहा है वो क्या है आपका नंबर ऑफ कार्बन, वो क्या है नंबर ऑफ कार्बन ठीक है। क्लियर है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, कैट्स बोलना सर मुझे कैट्स बोलना सर मुझे सच में जरूरी बात करनी है, जरूरी बात उस दिन तुम्हारे पिताजी को भी करनी चाहिए थी, तुम नहीं होते ठीक है, वो जग गया तुम हो गए, कुछ जरूरी बात हम यहाँ कर लेंगे सबके सामने ठीक है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ो और पढ़ने दो ठीक है। बेरोजगार बिल्ली। अब बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। जैसे पहला आपका क्या होता है, पहला आपका आता है इथेनॉल, पहला क्या होता है इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल क्या होता है, तो इथेनॉल जो है इसका इस्तेमाल होता है पेंट में ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है CH3CHUH ठीक है। ये कलरलेस लिक्विड होता है, ध्यान रखना इथेनॉल जो है इट इज कलरलेस, इट इज कलरलेस लिक्विड। ये कलरलेस लिक्विड होता है कहाँ पे, रूम टेम्परेचर में ठीक है। रूम टेम्परेचर में क्या होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है ठीक है। एंड इसका एक प्रेजेंट स्मेल होता है ठीक है, राइट, प्रेजेंट स्मेल होता है एंड बर्निंग टेस्ट होता है ओके। इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होगा। ये कहाँ इस्तेमाल होगा, तो ये इस्तेमाल होता है आपके मेडिसिन में, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है ये परफ्यूम में इस्तेमाल होता है, परफ्यूम में इस्तेमाल होता है, ये डाइज में इस्तेमाल होता है, डाई में इस्तेमाल होता है, ये साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है, सोप में, ये सोप बनाने में इस्तेमाल होता है ठीक है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करता है सॉल्वेंट, इसको इस्तेमाल करता है सॉल्वेंट, चाहे लिखा हुआ है फालतू लिख रहे हैं ठीक है। पेंट में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में, परफ्यूम में, डाई में, सोप में सब इस्तेमाल होता है राइट। इसको हम लोग सॉल्वेंट तौर पर इस्तेमाल करते हैं राइट। मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन में इस्तेमाल होता है, कफ सिरप में इस्तेमाल होता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स में इस्तेमाल किया जाता है इसका है ना। इसका इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार अलोंग विद पेट्रोल। आपने देखा होगा कि पेट्रोल के साथ जो है हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं है ना, पेट्रोल से क्या करते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं राइट। तो ये वही इथेनॉल है। इसके अलावा जितने भी अल्कोहल ड्रिंक्स हैं, जितने भी अल्कोहल ड्रिंक्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है ना। आपका जो एंटीसेप्टिक है, टिंचर ऑफ आयोडीन में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब कि एंटीसेप्टिक में भी इस्तेमाल होगा, तो एंटीसेप्टिक में इस्तेमाल होता है यहाँ पे ताकि वुंड्स जो है उसको स्टरलाइज किया जाए है ना। इसके अलावा सीरीज में इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल्स में ठीक है। इसके अलावा स्पिरिट लैंप्स होता है ना, स्पिरिट लैंप्स, स्पिरिट लैंप्स नहीं पता है, स्टोव पता होगा ना, स्टोव्स, गैस जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्टोव्स राइट। तो स्पिरिट लैंप्स में स्टोव्स में इस्तेमाल किया जाता है राइट। चलिए अब बात करते हैं मिथाइल अल्कोहल के बारे में जिसको आप मिथनॉल भी बोलते हो है ना। अच्छा इसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम क्या है, वुड स्पिरिट, इसका एक और नाम क्या है, वुड स्पिरिट, वुड स्पिरिट ठीक है। क्या डेंजरस होता है, मतलब अल्कोहल पढ़ के पी सकते हो क्या, नहीं, ये पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है ठीक है, पॉइजन होता है, जहरीला होता है। अच्छा अब बात करते हैं इथेनॉइक एसिड के बारे में। इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला देख लो, पूछ लेता है CH3COOH ठीक है। अच्छा एक और चीज जो आपको पहले बताने वाले थे बट नहीं बताए, दो चैप्टर ऐसे हैं, पहला आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट ठीक है, और दूसरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कंपाउंड ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट अगर छोड़ भी दोगे तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जैसा चैप्टर है राइट। इस चैप्टर से अगर कोई सवाल आ रहा है किसी भी स्टेट पीसीएस में, जनरली साइंस में ऐसा नहीं होता, साइंस में बेसिकली आपके वही एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही पूछते हैं, जो पढ़ा रहे हैं वही पूछते हैं, उससे अलावा कुछ पूछता नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है चैप्टर है कि अगर किसी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आया है तो आपके एग्जाम में रिपीट होने का संभावना बहुत ज्यादा है ठीक है। तो अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन है किसी भी स्टेट पीसीएस में तो उसको सॉल्व कर लेना, बाकी सब ना भी करो, ताकि इस चैप्टर के क्वेश्चन को आप किसी भी स्टेट पीसीएस से उठा के सॉल्व कर लेना ठीक है, पूछ लेता है डायरेक्ट उठा के, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनने की संभावना जो है बहुत ज्यादा कम होती है ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कम होता है, सो स्टेट पीसीएस से क्वेश्चन उठाते हैं लोग, ध्यान रखिए आप तो। चलिए बात करते हैं इथेनॉइक एसिड के बारे में, फॉर्मूला क्या है CH3COOH। अच्छा इसका कॉमन नेम क्या है, इसका आप कॉमन नेम पढ़ते होगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है ना। अब ये होता क्या है, ये होता क्या है, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है विनेगर का, इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, इसी का डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं विनेगर, विनेगर जिसको आप खाने में इस्तेमाल करते हो, चाइनीज फूड में इस्तेमाल करते हो, जिससे आप पनीर बनाते हो है ना। और यही जो विनेगर है इसको काफी जगह अचार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, अचार में डाला जाता है ताकि वो अचार जो है वो प्रिजर्व रहे, मतलब इसका इस्तेमाल करता है फूड प्रिजर्वेटिव, इसको इस्तेमाल करता है फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव ठीक है। अच्छा इसका इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग ग्लेशियल एसिड भी बोलते हैं, इसको हम लोग ग्लेशियल एसिड भी बोलते हैं ठीक है राइट। तो सारे फैक्टर ध्यान रखोगे। इथेनॉइक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3COOH, कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटिक एसिड है राइट। इसके अलावा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है विनेगर का, फूड प्रिजर्वेटिव में तो इस्तेमाल किया जाता है इसका, आप देखोगे विनेगर जो है ये आपके पनीर बनाने में काम आता है, पनीर बनाने में काम आता है, चीज बनाने में काम आता है ना। इसके अलावा जो आपका विनेगर है ये अचार वगैरह देखते हो, अचार पिकल है ना, अचार वगैरह पिकल्स वगैरह जो बनाते हैं बहुत लोग वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं है ना। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिव में काम आता है, ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं ठीक है ओके। पवन जी वेट करो, पेपर 2 के बारे में बताएंगे आपको ठीक है, क्लास खत्म होने वाला है, पेपर 2 के बारे में बताएंगे, पढ़ा रखा है सब कुछ, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा चलिए कुछ बात और कुछ बात और, ये जो आपका इथेनॉइक एसिड है, ये जो आपका इथेनॉइक एसिड है ना, इससे आप केचप भी बनाते हो, इससे आप केचप भी बनता है टमाटो सॉस केचप है ना, वही बनाते हो राइट। इससे आपका ईस्टर भी बनता है, ईस्टर्स, ईस्टर्स भी बनते हैं इससे आपका ठीक है। इसके अलावा इससे परफ्यूम भी बनता है, परफ्यूम एंड फ्लावरिंग एजेंट भी बनता है, परफ्यूम्स और फ्लावरिंग एजेंट्स भी इसमें इससे बनता है ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मीथेन के बारे में, मीथेन दैट इज CH4, मीथेन दैट इज CH4, ये मीथेन जिसको आप मार्स गैस भी बोलते हो, जिसको आप मार्स गैस भी बोलते हो, ये वही मीथेन है जिसको आप बायोगैस भी बोलते हो, बायोगैस भी बोलते हो, ये वही मीथेन है जिसको आप गोबर गैस भी बोलते हो, गोबर गैस, ये वही गोबर गैस है जिसके बारे में मोदी ने एक बार बोला था कि एक जगह नाला बह रहा था और जब मैं छोटा था तो मेरे को पता था कि नाला से क्या है, मीथेन निकल रहा है, तो मैंने क्या किया, सिलेंडर मेरे पास था नहीं, मेरे पास बस एक क्या था, पाइप था और एक गैस था, तो मैंने क्या किया, इस पाइप को डाल दिया इस नाले में, मीथेन से क्या हुआ, नाले का मीथेन जो है वो निकल के अंदर गया और मैंने यहाँ पे आग लगा दिया और यहाँ पे चाय बना दिया। हाँ एज अ पॉलिटिशियन सबका अपना अपना मनगढ़ंत कहानी होता है, लेकिन लेकिन ये बात उन्होंने कहा था ठीक है। तो मीथेन दैट इज CH4, वही मीथेन जो आपका जो आपका ये जिसको आप मार्स गैस बोलते हो, वही मीथेन जिसको आप बायोगैस बोलते हो, गोबर गैस बोलते हो, और वही मीथेन जिससे एक बार मोदी जी चाय बना के बेचे थे ठीक है राइट। हम तो बोल दिए ये बात, अब चैनल बंद होगा तो परमार जाने नहीं बोलना चाहिए था, खैर ये मीथेन जो है, ये मीथेन जो है
ये बेसिकली राइस फील्ड से आता है, राइस फील्ड, है ना? चावल का जो खेती होता है वहाँ से आपको मिलता है, आपको कोल फील्ड से मिलता है, आपको कोल फील्ड से मिलता है, ठीक है? राइट? इसका जो मार्शी एरिया होता है, दलदली क्षेत्र होता है, मार्शी एरिया, दलदली क्षेत्र, है ना? वहाँ से आपको मिलता है, ठीक है? क्लियर है क्या? ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और है, देख लेते हैं ना, कुछ और पढ़ना है हम लोग को। फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं ब्यूटेन के बारे में, अब बात करेंगे ब्यूटेन के बारे में, दैट इज C4H10, है ना? C4H10, ठीक है? हालांकि ये मोदी वाला बात मिटा देते, नहीं बोलना चाहिए था, पर मार्शल के पास से फोन जाएगा, ए सफेद कपड़ा। चलो अब बात करते हैं ब्यूटेन के बारे में, ब्यूटेन दैट इज C4H10, C4H10, ठीक है? फॉर्मूला ध्यान रखोगे, C4H10, राइट? चलिए ओके, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है आपके एलपीजी में, एलपीजी में होता है, इसके अलावा सिगरेट लाइटर्स में होता है ना? सिगरेट लाइटर्स, ठीक है? क्लियर है? पर मार्शल की मौसी ही समझा सकेगी आपको। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, ब्यूटेन क्लियर है? चलो फिर आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे इथिलीन के बारे में, इथिलीन, इथिलीन दैट इज C2H4, एथिलीन क्या होता है? C2H4 होता है। और एथिलीन क्या होता है? एथिलीन एक तरह का प्लांट हार्मोन, तुमको याद है, बताए थे हम, ये एक तरह का प्लांट हार्मोन है, याद है कि भूल गए हैं? भाई और उनके बहनों, बहुत तरीके से एक्सप्लेन किए थे प्लांट हार्मोन के बारे में, ठीक है? राइट? क्या काम आता है ये, क्या काम आता है? तो फ्रूट को पकाने में काम आता है, फ्रूट को राइप करने में काम आता है, पकाने में काम आता है, नेचुरली पकाता है ये, ठीक है? क्लियर? क्लियर बोल, क्लियर है? सही है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एसिटिलीन। नाउ एसिटिलीन, एसिटिलीन गलत लिख रहे हैं स्पेलिंग, एक मिनट, वेट वेट वेट, हाँ यार, बढ़ गई तो एसिटिलीन, ठीक है? चलो, तो एसिटिलीन के बारे में ध्यान रखना, है ना? इट मिक्सेस विद ऑक्सीजन टू हेल्प इन वेल्डिंग, है ना? अब वेल्डिंग देखो, वेल्डिंग करते हुए देखो ना, दो जो लोहा है उसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, आग से, है ना? आग से ज्वाइन करते हैं, दो लोहा को आग निकलता रहता है, तो वेल्डिंग वेल्डिंग कैसे करते हैं लोग? एसिटिलीन में ऑक्सीजन मिलाते हैं, एसिटिलीन में जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा? वेल्डिंग होगा, वेल्डिंग होगा, ठीक है? इसके अलावा एसिटिलीन का इस्तेमाल पहले किया जाता था फ्रूट रैपनिंग के लिए, फलों को पकाने के लिए, ठीक है? फल को पकाने के लिए एसिटिलीन का इस्तेमाल पहले किया जाता, बट क्योंकि डेंजरस है तो इसको बैन कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया, ठीक है? इसके अलावा होता है फॉर्मेलिन, एक होता है आपका फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन जो है ये बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जैसा हो गया आपके बॉडी के अंग, है ना? आपका सेल हो गया, आपका टिश्यू हो गया, राइट? है ना? तो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? एक और आपका हो गया सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, है ना? ये भी फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, फूड प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव, आप कुछ भी फूड प्रिजर्वेटिव, आप कुछ भी खाने का सामान लोगे ना, देखो आप लिखा होगा सोडियम बेंजोएट, आप कुछ भी खाने पीने का सामान लोगे, कोई पैकेज फूड लोगे ना, वहाँ देखना लिखा होगा सोडियम बेंजोएट, मतलब उसमें फूड प्रिजर्वेटिव जो है मिला हुआ है, हालांकि डेंजरस होता है बॉडी के लिए, बट हमारे एफएसएसआई जो है वो महान है, उनके बारे में क्या ही बोला जाए, ठीक है? अलाउ कर देते हैं वो। एस्पिरिन के बारे में बात करें, एस्पिरिन इट इज यूज्ड एज पेन किलर, ठीक है? इसको पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्या ही लिख रहे हैं, एक मिनट रुकना जरा, इसको पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? राइट? इसके अलावा गैमेक्सेन, एक होता है आपका गैमेक्सेन, गैमेक्सेन जिसको आप बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हो, जिसको आप बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसको आप BHC बोलते हो, BHC दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, है ना? इसका फॉर्मूला होता है C6H6Cl6, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा फॉर्मूला, ये पूछेगा किस काम आता है, तो इंसेक्टिसाइड में काम आता है, इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड में काम आता है। इसके अलावा टेट्राहाइड्रल लीड, टेट्रा टेट्रा टेट्राथाइल लीड, टेट्राथाइल लीड दैट इज TEL, टेट्राथाइल लीड, राइट? ये क्या होता है? ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, काइंड ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है? इसके बाद आता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ये तो पता ही होगा, क्लोरोफॉर्म तो पता ही होगा ना, क्लोरोफॉर्म पता है ना? CH CH Cl3, है ना? यूपी के बहुत सारे इलाके में एच बोलते हैं, एच को एच बोलते हैं, है ना? एम को एम बोलते हैं, एन को एन बोलते हैं, ठीक है? तो क्लोरोफॉर्म CH Cl3, राइट? ये भी बैन है, ये भी क्या है? बैन है, ये भी बैंड है ना? ये एक तरह का एनेस्थीसिया है जिससे लोगों को बेहोश किया जाता है, ठीक है? बिल्कुल जामिन, लिक्विड नाइट्रोजन में इस्तेमाल होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में इस्तेमाल होता है, ठीक है? स्पेसिमेन के तौर पे, राइट? और पढ़ लें क्या? चलो पढ़ लेते हैं, है ना? डी इथाइल ईथर, एक होता है आपका डी इथाइल या डाई इथाइल ईथर प्लस प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, इसका मेल कराओगे क्या होगा? इसका मेल कराओगे तो क्या होगा? इसको इस्तेमाल करेंगे आप लोग मेडिकल सर्जरी में, इन दोनों को मिला के इस्तेमाल करते हैं लोग मेडिकल मेडिकल सर्जरी, मेडिकल सर्जरी में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण N2O, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये? इट्स अ लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, ठीक है? जब आपका वाला नाराज हो जाए, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं मारना है, वहाँ पे ये नाइट्रस ऑक्साइड फैला देना है, ठीक है? खुश हो जाएगी, जबरदस्ती हंसना पड़ेगा, है ना? चलो, और मान लो बहुत ज्यादा हंस रही है, शांत नहीं हो रही है, तब क्या करोगे? तब क्लोरोप्रिक्लीन जो है वहाँ फैला दोगे, क्लोरोप्रिक्लीन, क्लोरोप्रिक्लीन वो फैला देना, इससे क्या होगा? इससे ये होता है टीयर गैस, ये होता है टीयर गैस, ये होता है टीयर गैस, ठीक है? ये होता है टीयर गैस होता है। अच्छा, टीयर गैस के बारे में बताया, तो यहाँ से आना चाहिए मस्टर्ड गैस, क्या तुम्हारे काम का तो ये है नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड। चलो आगे बात करते हैं हम लोग मस्टर्ड गैस के बारे में, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, ये केमिकल वेपन है, इट्स अ काइंड ऑफ केमिकल वेपन, ये एक केमिकल वेपन है जिसको इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 में, ध्यान रखना, बहुत लोग को नहीं पता होता ये मस्टर्ड गैस या केमिकल वेपन जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल हुआ था, ठीक है? ये है क्या? ठीक है? अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या इस्तेमाल हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल हुआ था लेविसाइट, लेविसाइट, इसको एज अ केमिकल वेपन इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है? वर्ल्ड वॉर 2 में, राइट?
इसके अलावा जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, वहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया था? वहाँ पे इस्तेमाल किया गया मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनेट आइसोसाइनेट। ये लीक हुआ था कहाँ पे? ये लीक हुआ था आपके भोपाल गैस ट्रेजेडी में। हालांकि इसके पीछे जो इंसान था उसको बहुत ही आराम से फ्लाइट पे बैठा के बाहर भेज दिया गया, बचा लिया गया। देन गवर्नमेंट थी कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस सरकार थी उस समय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो बताओ। ये कैसा नाम है? परमार की दीवानी, मैं जज्बातों से खेला जा रहा है भाई साहब। मैं तुझे बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि था कुछ पॉलिटिकल पॉलिटिकल कहानी था यहाँ पे। ऑनलाइन क्या बताएं, यहाँ पे बताना सही नहीं है। ठीक है, चलो ये तो रिवाइज कराते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। बिल्कुल नीति यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था ना। चलो फिर, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े? हम ये पढ़े कि सबसे पहले ये बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो कार्बन एंड कंपाउंड को हम लोग कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं, और जिस ब्रांच में हम लोग उसको स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे 6, मास नंबर पढ़ेंगे जो होता है 12, एटॉमिक नंबर और मास नंबर कुछ इस तरह डिनोट करते हैं हम लोग, कुछ इस तरह डिनोट करते हैं हम लोग, है ना। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 एंड 4 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आपका 2 और 4 है इसका। ठीक है, राइट। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था आपको बताया थे, है ना। ध्यान रखिए, जो आउटर मोस्ट शेल में बैठा हुआ उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में बैठा हुआ उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वैलेंसी कितना है आपका? 4 है। वैलेंसी कितना है आपका? 4 है। ठीक है, इसके अलावा बताया थे कि टेट्रा वैलेंसी क्या होता है, कैटेनेशन क्या होता है, जब कार्बन अपना एक लंबा चेन बना ले उसको बोलते हैं कैटेनेशन। ठीक है, राइट, है ना। चलिए, फिर बात किया इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बहुत सारे बहुलक होते हैं, है ना, जो ये कार्बन के बने होते हैं, लेकिन उनका फीचर अलग-अलग होता है, उनका केमिकल कंपोजिशन अलग होता है, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है, उसको बोलते हैं आपका इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। फॉर एग्जांपल डायमंड, डायमंड जो है इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन है, कैसा है? काफी हार्ड होता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। विद्युत संचालित नहीं होगा। विद्युत संचालित क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारे एटम एंगेज है कहीं ना कहीं, राइट। सारे एटम कहीं ना कहीं बिजी है, एंगेज है, खाली नहीं बैठा तुम लोग की तरह कि हम हमारे, है ना, राइट है। तो खाली नहीं बैठा है, इसका मतलब कि क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? संचालित नहीं करेगा। क्या संचालित नहीं करेगा? विद्युत संचालित नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं करेगा। वो सब एटम जो है एक दूसरे से बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर है ये? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और काफी हार्ड होता है ये। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ग्राफाइट के बारे में, जो ये काफी सॉफ्ट होता है, बनता है भी कार्बन से। कार्बन की जलाओगे CO2 मिलेगा, ग्राफाइट जलाओगे तभी CO2 मिलेगा, तभी CO2 मिलेगा। ठीक है, राइट। दोनों बंद करोगे CO2 मिलेगा, लेकिन दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस है, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस है। ग्राफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन डायमंड कंडक्ट नहीं करता है। इसके अलावा ग्राफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है, वीक होता है, बट कार्बन ऐसा नहीं है। कार्बन काफी स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है। ग्राफाइट जो है ये क्या होता है? एक लंबा शीट होता है कार्बन का, जो कि वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू क्या होता है? जुड़ा होता है, जो कि सबसे कमजोर फोर्स है। इसलिए ग्राफाइट जो है काफी सॉफ्ट होता है, ये, है ना, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है। बहुत जगह देखो ग्राफाइट को एज ए लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात की हम लोग इसके बारे में ग्राफीन के बारे में। ग्राफाइट का एक शीट काट कर दो, उसको बोलेंगे ग्राफीन। ग्राफाइट का एक लेयर काट कर दो, एक शीट काट कर दो, उसको बोल देंगे हम लोग ग्राफीन बोल देंगे। क्या कार्बन नैनोट्यूब होता है, उसी शीट को मोड़ दो, है ना, पेज की तरह, उसको फोल्ड कर दो। ठीक है, उसको बोलेंगे कार्बन नैनोट्यूब। इसी कार्बन नैनोट्यूब क्या करेंगे, मतलब इसी को हम लोग क्या करेंगे? बक नेस्टर फ्लुएंस जोड़ देंगे। बक नेस्टर फ्लुएंस जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? कार्बन नैनोबॉड बन जाएगा, राइट। या आपका बकी बॉल है 60 है, जिसको आप बकी बॉल बोलते हो, फ्लुएंस बोलते हो, फुटबॉल का दिखता है। इसको तुम जोड़ दोगे इसके साथ, नैनोट्यूब के साथ, तो क्या बन जाएगा? नैनोबॉड बन जाएगा। कुछ इस तरह दिखेगा। नीचे नैनोट्यूब है, ऊपर क्या है? 60 है, और कुल मिलाकर क्या बन गया आपका? नैनोबॉड बन गया। और लास्ट में क्या है? लॉन्च डिलाइट है, जो कि जिसको हम लोग हेक्सागोनल डायमंड कहते हैं। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कार्बन के जो आपको रटना है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? बुझा रहा है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो क्या था? कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन को मिला देंगे तो बोल देंगे हाइड्रोकार्बन। ये दो तरह का होता है, सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड जो होता है वो क्या होता है? एल्केन होता है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में, दैट इज CnH12+2। और अनसैचुरेटेड क्या होता है? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनेगा एल्कीन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा एल्कीन बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे, राइट। एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n, और एल्काइन का क्या है? CnH2n-2, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं इथेनॉल के बारे में। तो फॉर्मूला ध्यान रखोगे आप, CH3CH2OH। इसके अलावा कलरलेस लिक्विड होता है, रूम टेंपरेचर प्रेजेंस में होता है, इसके अंदर बॉइलिंग टेस्ट होता है इसका। लो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 78 डिग्री सेल्सियस और 351 केल्विन, है ना। इससे मेडिसिन बनाते हो, पेंट बनाते हो, परफ्यूम बनाते हो, डाई बनाते हो, सॉप बनाते हो, सॉल्वेंट बनाते हो, राइट। इसका टिंचर ऑफ आयोडीन में इस्तेमाल होता है, मतलब एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल करते हो। कफ सिरप बनता है, इससे बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं इससे। इसको आप पेट्रोल में भी ब्लेंड करते हो, इसको पेट्रोल में भी ब्लेंड करते हो। अल्कोहल में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, ओके। चलिए, फिर बात करते हैं मिथाइल अल्कोहल के बारे में, जिसको आप इथेनॉल बोलते हो। फूड स्प्रेट बोलते हैं इसको, एंड पॉइजनस होता है काफी। इसके अलावा इथेनॉइक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड इसको आप बोलते हो। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है किसका? विनेगर का, जो कि इस्तेमाल होता है कैसे? एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, एज अ परफ्यूम, पनीर बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए, पिकल बनाने के लिए, केचप बनाने के लिए, स्टर बनाने के लिए, है ना। इसके अलावा ग्लिसरीन एसिड का भी इसका इस्तेमाल होता है, राइट। मीथेन के बारे में बात की हम लोग, CH4, जो कि मास गैस बोलते हैं इसको हम लोग, बायोगैस बोलते हैं इसको हम लोग, गोबर गैस बोलते हैं इसको हम लोग। बहुत लोगों ने इससे चाय भी बना रखा है, ठीक है। राइस फील्ड में इस्तेमाल होता है, कोल फील्ड में इस्तेमाल होता है, मासी गैस में इस्तेमाल होता है, और बहुत लोग चाय बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। समझ रहे हो? तुम लोग समझ रहे हो, बाकी परमार्थ समझेंगे अगर चैनल को छोटा है तो, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, बात करते हैं ब्यूटेन के बारे में, दैट इज C4H10, है ना, जो कि एलपीजी एंड सिगरेट लाइटर्स में इस्तेमाल होता है। इथिलीन जो कि प्लांट हार्मोन एक टाइप का, जो कि फल पकाने में इस्तेमाल करता है, फल पकाने में इस्तेमाल होता है इसका नेचुरली, है ना, नेचुरली इस्तेमाल होता है ये। इसके अलावा एसिटिलीन, जो कि वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है, जिसको आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हो, ये भी फल पकाने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये बैन हो चुका है। ठीक है, बैन हो चुका है। देवी प्रसाद बोल रहे हैं मोदी का अगेंस्ट, अरे नहीं, बिल्कुल मोदी के अगेंस्ट नहीं है। देखो पॉलिटिकल लीडर्स ना अपना पॉलिटिकल एजेंडा चमकाने के लिए कभी कुछ बोल जाते हैं, ठीक है। तो वो कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ बुरा काम करते हैं, है ना। तो बात ये है कि तुम एज सिटीजन, इट्स योर ड्यूटी कि तुम उनके अच्छे काम को सराहना करो, अप्रिशिएट करो, एंड टेक प्राउड ऑफ इट। और एज अ जागरूक सिटीजन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, क्योंकि अगर देश का पीएम कुछ बोल रहा है तो वो इंटरनेशनल मीडिया तक भी पहुंच रहा है, राइट। ठीक है, तो अगर तुम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो तुम बेसिकली अपने कंट्री के फेवर में हो, तुम उस पर्सन के अगेंस्ट नहीं हो, तुम अपने कंट्री के फेवर में हो, चाहे वो कोई सा पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, है ना। ठीक है, चलिए, है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। एसिटिलीन के बारे में बात करते हैं, जो कि बिल्डिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है, ओके। फिर फॉर्मलिन के तौर पे, फॉर्मलिन क्या होता है? फॉर्मलिन क्या होता है? ये जो भी आपके बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है, जैसे सेल हो गया, टिश्यू हो गया, हाथ तक उस काट को दे तुम्हारा, तो तुम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हो, ठीक है। सोडियम बेंजोएट हो गया, जो कि फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम आता है, ठीक है, राइट। डांगे साहब वेट करो, है ना, वेट करो, पेपर के बारे में बताएंगे, बस खत्म होने वाला है।
ठीक है ना। चलो फिर बात करते हैं एस्पिरिन, जो कि इस्तेमाल करते हैं पेन किलर हम लोग, ठीक है। गैमाक्सेन जिसको बीएचसी बोलते हो आप, C6H6Cl2 इंसेक्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल होता है, राइट। फिर टेट्राहाइड्रोलेट जो कि आप एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हो, क्लोरोफॉर्म जो कि बैन हो चुका है ना। इसके अलावा डिथाइल ईथर और नाइट्रस ऑक्साइड को मिलाओगे तो मेडिकल सर्जरी में इस्तेमाल होगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये आपके लफिंग गैस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्रीन जो है वो टीयर गैस के तौर पे इस्तेमाल होता है। मस्टर्ड गैस जो है वो केमिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड वॉर 1 में। लेविसाइड जो है इसको भी केमिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 में, राइट। एंड मिथाइल हाइड्रोसाइनाइड जो है इसको ये लीक हुआ था बेसिकली भोपाल गैस ट्रेजेडी में, है ना। चलो ओके, ये क्या चल रहा है सागर सर की घर वाली, अबे अनमैरिड हैं हम, हैं, दंगे कराओगे तुम लोग। अभी ध्यान दिया कमेंट पे, अलग ही चल रहा है यहाँ तो। ये कर लो पे, ये क्या हो गया, नहीं नाम लेंगे, ठीक है। ये सब नाम लेके परमार्श के चैनल पे मत चल जाना परमार्श पे, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ एमसीक्यू को। एमसीक्यू करने के पहले डांगे साहब हैं, उनका हम थोड़ा डाउट क्लियर करते हैं। डांगे जी ऐसा है कि पेपर 2 जो है वो बहुत होलिस्टिकली कराया गया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जितना भी सिलेबस है उसको टोटल 6 थीम्स में डिवाइड किए हैं, 6 थीम में डिवाइड किए हैं, राइट। हर थीम में बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स हैं, ठीक है। टोटल 30 लेक्चर हो चुका है, उस 30 लेक्चर को आप देख लेना और लिखना स्टार्ट करो। लिखना स्टार्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, अभी भी समय आपके पास, लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। ठीक है ना, चलो अब आते हैं सवालात पे, ठीक। अब थोड़ा सवालात से मुकल्लत कर लें। सवाल नंबर 1, द कॉमन एलिमेंट इन द ग्राफाइट, फ्लोरीन, डायमंड एंड ग्राफाइन इज। बहुत ही सिंपल हलवा क्वेश्चन। बताएंगे प्रिंस, कितने क्लास बच्चे बताएंगे, खत्म करें पहले क्वेश्चन। बिल्कुल डांगे साहब उतना सफिशिएंट है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर लिख नहीं रहे हो तो दिक्कत की बात है, ठीक है। लिख नहीं रहे हो तो दिक्कत की बात है, वरना फिर नहीं हो पाएगा। तो बताओ, हाँ बिल्कुल सबका आंसर राइट ऑप्शन नंबर डी, सबका आंसर राइट ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल है, आपको बताया सब जो है क्या है, एलोट्रोपिक किसके, कार्बन के, सारे जो एलोट्रोपिक कार्बन के, है ना। C60 यहाँ पे डाल दो आप, बाकी बोल दो उसको आप, है ना। ये भी एलोट्रोपिक कार्बन के, ओके। चलिए इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रोप आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इनमें से कौन है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड तो है नहीं, है ना, बहुत हार्ड होता है। फ्लोरेसेंस भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी दैट इज ग्राफाइट। ग्राफाइट है ना, मतलब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी का आंसर राइट है। मृत्युंजय, निधि, परमार, प्राची परमार, ठीक है। स्वर्ग के विक्रेता, जयंत, सबका आंसर राइट है अभी, है ना, एकता। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। While burning hydrocarbon fuels, we see a yellow flame with lot of black smoke. It means that the fuel is, अगर एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल को हम जलाते हैं तो हम लोग को येलो फ्लेम मिलता है और बहुत सारे ब्लैक स्मोक मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बताओ बबुआ, क्या है बताओ। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल सबका आंसर राइट, एग्जैक्टली सबका आंसर राइट आ रहा है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर आप फ्यूल को जलाते हो, है ना, अगर तुम फ्यूल को बंद कर रहे हो, फ्यूल को बंद कर रहे हो और फ्यूल को बंद करने से, है ना, अगर फ्यूल को बंद कर रहे हो, फ्यूल को बंद करने से येलो फ्लेम आ रहा है और ब्लैक स्मोक आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ध्यान रखना कि हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स इज द फ्यूल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन व्हिच इंक्लूड्स गैसोलीन एंड जेट फ्यूल, ठीक है। इनको जलाते हो तो क्या होता है, येलो फ्लेम निकलता है विद ब्लैक स्मोक, विद ब्लैक स्मोक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ग्राफाइट, डायमंड एंड ग्राफाइट। डायमंड एंड ग्राफाइट के बारे में कौन सा कथन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य सत्य है, सही है, ठीक है। तो सबका आंसर यहाँ पर राइट आ रहा है 40 का बी, सबका आंसर राइट आ रहा है 40 का बी, दैट इज डायमंड इज हार्ड बट ग्राफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। होता है डायमंड जो क्या होता है, हार्ड होता है ना। डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है, बट ग्राफाइट जो क्या होता है वो स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है, स्लिपरी होता है। इन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है, इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। हालांकि दोनों कार्बन से बनते हैं, जलाओ तो CO2 ही निकलेगा, लेकिन दोनों का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। डायमंड एक इंसुलेटर है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, वेयर ग्राफाइट जो है ये अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। मिथेनॉल इज टॉक्सिक बिकॉज, मिथेनॉल आपको पता है टॉक्सिक होता है, कारण क्या है। इटेज कोई बेटर नहीं है, दोनों का अपना अपना इस्तेमाल है, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड दोनों का अपना इस्तेमाल है। बताओ मिथेनॉल इज टॉक्सिक बिकॉज, बहुत लोग भी बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर सी, सो बी, ठीक है। बहुत लोग बी बोल रहे हैं, बहुत लोग सी बोल रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जो लोग बी बोल रहे हैं उनका आंसर राइट है, ठीक है। जो बी बोल रहे हैं उनका आंसर राइट है, ठीक है। मिथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनॉल इन लिवर व्हिच कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म। देखो यहाँ पे समझ चीजों को, समझना चीजों को थोड़ा डिटेल में आते हैं, हम थोड़ा सा डिटेल में आते हैं, मतलब थोड़ा बायोलॉजी में आते हैं। देखो होता क्या है, ये जो मिथेनॉल है लिवर में हमारे एक एंजाइम होता है ना, हमारे लिवर में एक एंजाइम होता है और जब हमारा मिथेनॉल लिवर तक पहुंचता है और उस एंजाइम से मिलता है तो क्या बनाता है, मिथानल बनाता है, मिथानल बनाता है, ठीक है, राइट, ओके। चलिए इसके बाद मिथानल जो है वो आगे बढ़ेगा हमारे बॉडी में, आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर बनाएगा फॉर्मिक एसिड, आगे बढ़कर बनाएगा फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड क्या करेगा, ये फॉर्मिक एसिड क्या करेगा, ये फॉर्मिक एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा और यहाँ पे दो चीज बनेगा, पहला चीज बनेगा फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड दोनों मिलेगा और क्या बनेगा टॉक्सिक। फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड दोनों मिलेगा और क्या बनेगा टॉक्सिक, और टॉक्सिक बनने के बाद क्या करेगा, टॉक्सिक बनने के बाद क्या करेगा, हमारे सेल के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं उनको बंद कर देगा, उनको या तो बंद कर देगा या तो उनको क्या करेगा, कोगुलेट कर देगा, जमा देगा, क्या करेगा, बंद कर देगा या कोगुलेट कर देगा, जमा देगा। इसके वजह से हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देगा, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। जिसकी वजह से अंधापन हो सकता है या फिर मृत्यु हो सकता है, या तो अंधापन या फिर मृत्यु भी हो सकता है। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आते हैं 37 नंबर पे। 37 नंबर दैट इज विनेगर, है ना। विनेगर क्या होता है, विनेगर क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं सिरका, और ये क्या होता है, पतला सॉल्यूशन होता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है किसका, एसिटिक एसिड का, दैट इज CH3COOH। एसिटिक एसिड होता है, इसमें वाटर होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है और वाटर होता है ना। लेकिन इसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 5 to 8%, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं उनका सही आंसर है, 5 to 8% जो है इसका सॉल्यूशन होता है, 5 to 8%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। कार्बनिक एसिड का इस्तेमाल कहां पे होगा, कार्बनिक एसिड का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होता है, विनेगर में इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, राइट। अच्छा उल्टा बोल दिया ये, 5 to 8% इथेनॉल इन वाटर,
5 से 8% होता है इथेनॉल में, इथेनॉल वाटर। कार्बनिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये होता है आपके कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है। प्रोपेनिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ये एक अलग एसिड में, ये एक अलग एसिड जो कि मेरे इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। बस ध्यान रखो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन द हेवी इंडस्ट्री? इनमें से कौन सा, क्या बोल रहे हो तुम लोग? ए होगा, क्या होगा थर्ड का ए? ओके हाँ, सॉरी 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 सॉरी, 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, है ना। चलो चलिए 15 नंबर आते हैं। हाँ बिल्कुल ये होगा, स्टेटमेंट को गलत पढ़ रहे थे हम। 15 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन हेवी इंडस्ट्री? हेवी इंडस्ट्री में एज लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। ग्राफेन तो इस्तेमाल होगा, बताया ग्राफेन सॉफ्ट होता है, राइट, स्लिपरी होता है, इसका इस्तेमाल होगा। टैल्क भी क्या होता है? स्लिपरी होता है, इसका भी इस्तेमाल होगा। ग्लास का भी इस्तेमाल होगा, मेगा इज राइट आंसर, राइट। ग्लास का भी इस्तेमाल होगा। सैंड का इस्तेमाल नहीं होगा, सैंड जो है इसका इस्तेमाल नहीं होगा, बालू का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, राइट। सैंड जो है ये बहुत ज्यादा फ्रिक्शन पैदा करता है, फ्रिक्शन पैदा करता है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, फ्रिक्शन पैदा करता है, इसलिए इसका लुब्रिकेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज द हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी? विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज द हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी? इनमें से किसका सबसे हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी है? बिल्कुल कार्बन, है ना। कार्बन के बारे में बताया थे हम कि इसका कैटेनेशन क्या है, लंबा कैटेनेशन क्या होता है, लंबा चेन रहना। कैटेनेशन क्या होता है? लंबा चेन रहना, ठीक है। कैटेनेशन क्या होता है? लंबा चेन रहना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कार्बन? कौन सा एलिमेंट ऑफ कार्बन नहीं है? आपको बताया था कि डायमंड जो है इट्स एलिमेंट ऑफ कार्बन, ग्राफाइन जो है ये एलिमेंट ऑफ कार्बन होता है, फ्लोरेसेंस भी आपका एलिमेंट ऑफ कार्बन है, नैनो ट्यूब हो गया, नैनो बट हो गया, राइट, आपका C60 हो गया, सब जो एलिमेंट ऑफ कार्बन है, बट फ्लाई ऐश जो है आपका एलिमेंट ऑफ कार्बन नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बातें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ कार्बन इज आइसोमॉर्फस विद क्रिस्टलाइन सिलिकॉन? क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो बोल रहे हैं डायमंड जो है सही आंसर है ना। डायमंड एंड सिलिकॉन, डायमंड एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन का ऑप्शन होता है तो ये राइट होता, ठीक है, राइट। दोनों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, क्रिस्टल के सुपर सिस्टम में दोनों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 90, सवाल नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट वन सेज मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट कार्बन कंपाउंड जो है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर कार्बन कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो पुअर कंडक्टर होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं, इनके पास कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। Drew, get ready. Let's go shopping.